everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत करंट अफेयर्स। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ आप सबके लिए, उन सभी सिविल एस्पिरेंट के लिए जो प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं और उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब जो जो आता है एनसीईआरटी से, ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, और मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स से बढ़िया क्या होगा शुरुआत करने के लिए, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो लोग एनसीईआरटी से अपना बेसिक्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनको इश्यूज रहते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैप्टर 1 है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। ये एक आइडियल विलेज बनाया है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको हमारी बेसिक अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से हमको जोड़ती हैं, अपने जो हमारे डाउट्स जो क्लियर नहीं है हमारे प्रिपरेशन में हमको हेल्प करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक विलेज बनाया है और उस पे अपने एग्जाम्पल्स को सेट करते हुए वो वहां हमको एक चीजें बताएंगे इस कहानी में। नाउ शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके? एक गांव के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें हमारे गांव का, हमारे रूरल एरिया का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उन्होंने डिलिबरेटली हाइपोथेटिकल विलेज लिया है हमको समझाने के लिए। तो इस पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। वेरियस सेवरल अदर एक्टिविटी सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, जहां पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। बहुत ही छोटे स्केल पे इसको कैरी आउट या फिर चलाया जाता है या किया जाता है। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. और these production activities, जो production activities हैं, उसके लिए हमको इनको natural resources की जरूरत पड़ती है, man-made items की जरूरत पड़ती है, human efforts की जरूरत पड़ती है, और साथ के साथ पैसे की भी जरूरत पड़ती है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो हम इस कहानी समझेंगे कि कैसे वेरियस जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको जोड़ करके हम डिजायर्ड गुड्स का आउटपुट ले सकते हैं, और कैसे सर्विसेज दी जाती हैं, एंड सर्विसेज इस गांव में कैसे दी जाती हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन बात कर रहा है पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो हमारा जो गांव है ये, वो बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड है किससे? आसपास के गांव से और कस्बों से, टाउन्स एंड विलेजेस। रायगंज, अ बिग विलेज, इज 3 kilometers फ्रॉम पालमपुर, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ये इन्होंने एक लोकेशन बताई है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart वहां दिखते हैं, टोंगास टांगे दिखते हैं, बोगीज दिखती हैं, वुडन कार्ड्स दिखते हैं। ठीक है, लोडेड विद जैगरी का जो जैगरी गुड़ को बोलते हैं जैगरी, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। द विलेज हैज अबाउट 450 families belong to different कास्ट। उसमें क्या है, वहां पे डिफरेंट कास्ट के लोग भी रहते हैं। 450 परिवार ऐसे हैं जो डिफरेंट कास्ट के हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द, जो 80 अपर कास्ट ऊंची जाति के लोग हैं, ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड। उनके हाथ में मेजोरिटी ऑफ जमीन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ में है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। उनके जो घर हैं वो कैसे हैं? क्वाइट बड़े, बहुत बड़े हैं, ब्रिक्स ईंटों से बने हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग के हैं। तो मतलब बता रहे हैं कि जो ऊंची जात के लोग हैं उनका वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर है, उनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा भी है। द एसीज, दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village। जो इनकी पॉपुलेशन कितना बता रहे हैं? दलित की पॉपुलेशन 1/3 है, जो एक कोने में रहते हैं गांव के, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और मिट्टी और स्ट्रॉ के उनके घर है, उनके घर पक्के नहीं बने हुए जैसे कि वहां पे अपर कास्ट के लोगों के बने हैं। Most of the houses have electric connections। बहुत सारे ज्यादातर गांव में, ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है। Electricity powers all the tubers in the fields and is in various types of small business। Electricity powers all the
इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है बहुत सारे वहां के ट्यूबवेल्स में भी होता है, फील्ड्स में भी होता है, एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में भी उसका यूज होता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल, एक वहां पे हाई स्कूल भी है। सॉरी, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो ये बता रहे हैं कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और वहां पे डिस्पेंसरी भी है जहां दवाइयां मिलती हैं और मरीजों का इलाज होता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ रोड। सड़कें भी ठीक ठाक है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। जो आपको कंपेयर, और इसको आप कंपेयर करिए, जो आपके पास कोई गांव है इसको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि आपके आसपास जो गांव है क्या वो इतना वेल कनेक्टेड है, इतना वेल स्टैब्लिश है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? शायद नहीं। मेरे आसपास के गांव में इतना वेल स्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये एक क्लास 9 के बच्चे के लिए एनसीईआरटी डिजाइन करी गई है, पर हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो सीन ऑफ विलेज यहाँ दिखाया गया है, वो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे गांव में कहाँ क्या है, इसलिए एक बैकग्राउंड उसको लेकर के वो चल रहे हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, एक इमेजिनरी गांव है, ऐसा हर गांव में नहीं होता है, इसलिए बार बार वो लिख रहे हैं कि हाइपोथेटिकल गांव है, इमेजिनरी गांव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल टेक अस, जो ये गांव है वो हमको ले जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताएगा इन द विलेज, गांव के अंदर। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे गांव जो पूरे देश में अक्रॉस इंडिया है, उनमें मेन प्रोडक्टिविटी क्या है? फार्मिंग, किसानी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। जो अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज है वो क्या क्या है? छोटा सा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पाद करना, कुछ चीज बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, जो ये सारी आती हैं फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। तो हमारे पास 2 चीजें क्लियर होगी, एक है फार्मिंग और एक दूसरा एक्टिविटी होती है नॉन फार्मिंग। ठीक है, ये एक्टिविटी होती है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. हम और भी इन टाइप्स के बारे में डिटेल में समझेंगे जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। अब प्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन किसी चीज को बनाने में किन किन चीजों की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संस्था क्या है, उनको इकट्ठा ऑर्गेनाइज करना क्या है, उनसे आउटपुट लेना क्या है। दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। क्या है टारगेट, एम क्या है प्रोडक्शन का, उत्पादन करने का, कि हमको वो चीज बनाना जिससे हमें गुड्स और सर्विसेज मिले जो हम चाहते हैं, that we want. There are 4 requirements of production of goods and services. वो 4 चीजें क्या हैं goods and services के प्रोडक्शन के लिए? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल, ठीक है, और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। तो ये अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट में ये एक ऐसे क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछे गए हैं जहां पर बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, फिर कहते हैं प्री में क्वेश्चंस कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो 4 चीजें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। पहला है जमीन, फिर है लेबर, उसमें काम करने वाले, फिजिकल कैपिटल मनी जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर चीजें लेंगे, और चौथा क्या है? ह्यूमन कैपिटल, लोग काम करने वाले। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि लेबर भी है और ह्यूमन कैपिटल भी है। देखिए लेबर और ह्यूमन कैपिटल में फर्क है, वो हम आगे समझेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल है और उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लियर होंगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, पहली जरूरत है जमीन। अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, जो भी इसके साथ चीज जुड़ी हुई है, पानी भी चाहिए, खाद मिनरल्स भी चाहिए हमको, और जंगल भी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए हमको, राइट, काम करने के लिए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करेंगे। सम अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब देखिए जब कोई बंदा सिर्फ काम करना जानता है वो एक लेबर भी हो सकता है, वो स्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें स्किल जुड़ता है वो उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला तो आपका होता है स्किल, दूसरा होता है आपका एजुकेशन, उसके बाद होता है आपका एक्सपीरियंस। जब इतनी सारी चीजें मिलके बनती हैं तो वो बनता है ह्यूमन कैपिटल। उसके अलावा आप सिर्फ एक लेबर भी हो सकते हैं जो उसके पास कोई स्किल नहीं है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क।
अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, ठीक है, ये वेरिएशन बता रहे हैं। ईच वर्क इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, वो कह रहे हैं कि सिर्फ लेबर जरूरी है, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए लेबर जरूरी है, चाहे वो स्किल हो चाहे वो नॉन स्किल हो। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। पैसा होगा तभी तो आप रॉ मटेरियल डालेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। What are the items that come under physical capital? अब पूछ सकते हैं फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला आता है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, ये जरूरी है किसी चीज को उत्पाद बनाने के लिए, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लाव, जो मतलब उनका उसका जो प्लाव का मतलब हल होता है, वो जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी अब आ गई हैं, वो भी जरूरी है, सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी इयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो एक जगह से हिल ना सके, राइट, जैसे मशीनरी हो गई वो आपकी फिक्स कैपिटल में आती है, ठीक है। और उन्होंने बोला बिल्डिंग हो गई वो आपकी फिक्स कैपिटल में आती है। तो सब जैसे मशीन हो गई वो तो नॉन फिक्स कैपिटल है, फिक्स नहीं है, बिल्डिंग भी नॉन फिक्स कैपिटल है, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो कैपिटल के भी दो भाग हो सकते हैं, फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड, जो दिख रही है जो नहीं दिख रही है, राइट। पर उन्होंने बोला कि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग भी हमारा पहली चीजें हैं जो फिजिकल कैपिटल में आती हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, अब क्या दूसरी चीज क्या है कि रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए और मनी चाहिए, तो ये दोनों लिंक्ड है आपस में। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, ये रॉ मटेरियल चाहिए। मिट्टी चाहिए पॉट बनाने के लिए और बुनने के लिए धागा चाहिए, मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसको देखिए, ये डेफिनेशन हो गई। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक छोटे टाइम के लिए होती है, आपने पैसा लगाया, माल खरीदा, उसको लगाया, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो अभी है और उसके एक समय के बाद नहीं रहेगी। स्पेशली कहते हैं एक साल के अंदर जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाए उसे वर्किंग कैपिटल में लेते हैं। और फिक्स कैपिटल जैसे ये मशीनरी है, ये तो रहेगी हमेशा, बिल्डिंग हमेशा रहेगी। उससे कैपिटल के दो भाग हुए, पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, और रॉ मटेरियल और मनी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। Now there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together. क्या नॉलेज, ज्ञान और एंटरप्राइज, किसी काम को करने की क्षमता, उसको बढ़ाने की क्षमता, able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो ये सारी चीजें भी जरूरी है। ये फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज और एंटरप्राइजिंग हैबिट, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। टू बी एबल टू पुट टुगेदर, क्या चीजें रखनी है, जमीन, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ, खुद को यूज करके और उसको बेच के मार्केट में, ठीक है, ये भी जरूरी है। these days is called human capital. इन चीजों को मिला के क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। जो ऊपर लिखा भी था यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल। सो ये चीजें क्या है कि आप खुद को भी बाहर मार्केट में बेच सकते हैं, जिसमें आपकी, जैसे मैंने कहा, स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ये सब जुड़ता है, और आप अपने को भी प्रोडक्ट की तरह मार्केट में रख सकते हैं। वी शैल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, वो आगे समझेंगे। नाउ इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल इन प्रोडक्शन। लैंड क्या है, जमीन पे जहां मशीनें लगी हुई हैं, ये आदमी काम कर रहा है, लेबर है, ये एक किसी यान पे काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन क्रिएट करेगा, और इन सबको लगाने में एक फिक्स कैपिटल जगह की जरूरत पड़ी है, वर्किंग कैपिटल भी लगी है। नाउ एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये हमको समझ में आएगा कि हर प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए, हमको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और ह्यूमन कैपिटल चाहिए, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। Are we read through the story of Palampur? As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to physical capital as a capital in this chapter. हम physical capital को capital ही मान के चलेंगे। physical capital क्या होती है? physical capital जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे capital मान के चलेंगे। ये working capital भी इसी का पार्ट बना करके चल रहे हैं, ठीक है।
इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आते हैं हमारे टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग और हमारा रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड और हमारा ह्यूमन कैपिटल भी उसका ही एक पार्ट है। अब पढ़ते हैं कि फार्मिंग इन पालनपुर। अब इससे बहुत चीजें क्लियर होंगी, इस चैप्टर से बहुत चीजें बेसिक क्लियर होगा आपका, जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी ना। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग जो हमारी किसानी हो रही है पालनपुर में, पहली चीज क्या है कि जमीन फिक्स्ड है, लैंड इज फिक्स्ड, जमीन उतनी ही है, वो तो बढ़ नहीं रही। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। वो एक गांव की बात हो रही है, तो 75% जनसंख्या जो है फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स, वो फार्मर्स हैं या उसमें काम करने वाले लेबर हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। इनकी जो वेल बीइंग है, इनकी जिंदगी जो चलती है, वो इसी में फार्मिंग करते हुए, से प्रोडक्शन करते हुए, काम करते हुए बीतती है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड, इसमें पर हमें याद रखना चाहिए कि बेसिक कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है रेजिंग फार्म प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। जो हमारे पास जमीन है जिसपे हम कल्टीवेशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो फिक्स है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर एरिया अंडर। वो तो हमारे पूरे देश में है, जमीन तो उतनी ही है ना, और उसी में हमको प्रोडक्शन भी करना है, किसानी भी करनी है, फैक्ट्रीज भी लगानी है। तो वो कह रहे हैं कि कल्टीवेशन के लिए जो जमीन हमारे पास अवेलेबल है वो फिक्स है। जिसमें जो लास्ट लाइन यहाँ करेक्ट करते हैं, नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, जमीन बढ़ी नहीं है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। पर ये क्या हुआ है, बाय देन, इसके उसी के साथ साथ जमीन तो बढ़ी नहीं, पर सम ऑफ द वेस्ट लैंड, जो चीज जमीनें बेकार हो गई थी, बंजर हो गई थी, इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट किसमें हुई है, कल्टीवेबल लैंड, जिसपे किसानी की जा सके, उत्पादन किया जा सके, उसमें कन्वर्ट हुई। ये कैसे हुआ, ये समझेंगे। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. कोई नई जमीन तो हम पैदा नहीं कर सकते, बट जो वेस्ट लैंड है उसको हम कल्टीवेबल लैंड बना सकते हैं। ये इससे हम समझेंगे। और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि वेस्ट लैंड को कैसे हम कल्टीवेबल लैंड बना सकते हैं। Now the standard unit of measuring land is hectare. जमीन को नापने का जो बेसिक यूनिट है वो है हेक्टेयर। Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as बीघास, गुंता etc. उसमें कहते हैं को नापने का जो वहां के लोग नाम लेते हैं उसे कहते हैं बीघा, गुंता etc. 1 hectare equals the area of a square. 1 हेक्टेयर क्या बराबर है किसकी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, जो एक तरफ सिर्फ 100 मीटर के बराबर होता है। यू कैन कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बीघा और गुंता भी बोलते हैं एक हेक्टेयर को वहां की लोकल भाषा में। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? In the kind of crops grown and facilities available, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की तरह एक गांव लगता है, रिजेंबल करता है पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह। All land is cultivated in the पालमपुर, no land is left idle, कोई जमीन खाली नहीं है। During the rainy season खरीफ, अब देखिए क्वेश्चन बना यहाँ से कि जो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश के समय में हम खरीफ जो उसको कहते हैं, जो हम बुआई करते हैं उसे खरीफ कहते हैं। खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, खरीफ के सीजन में ज्वार और बाजरा उगता है। दीज प्लांट्स आर यूज टू कैटल फीड, और ये जो इसके जो पेड़ है वो जो कैटल है उसको खिलाने में, या हमारी जो कैटल्स है, जो जानवर उनको खिलाने के काम में आता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और आलू कब उगता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन रबी, और सर्दी के सीजन जिसको हम रबी कहते हैं, जो विंटर सीजन में बुआई होती है। फील्ड्स आर सोन विद वीट, उसमें क्या उगाया जाता है, उसमें गेहूं सोन बोया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट राइट टाइम। तो क्या करते हैं किसान, जो सरप्लस होता है वो उसको बेचते हैं, और सबसे पहले अपने खाने के लिए उन सब चीजों को रखते हैं। एट अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, उसमें से कुछ एरिया शुगर केन के लिए भी गन्ने के लिए भी यूज होता है। विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में सिर्फ एक ही बार उगाया जाता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म,
शुगर केन जिसके जो रॉ फॉर्म में है और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। जो उसके रॉ फॉर्म में या तो गन्ना ऐसे ही बिकता है या उसको गुड़ में परिवर्तित करके वहां के जो पास के शाहपुर के गांव में ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे गेहूं भी है, बाजरा भी है, शुगर केन भी बना है और आलू भी बना हुआ है, समझदारी के लिए। Now, the main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. इसलिए होता है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं डिफरेंट क्रॉप्स, क्योंकि उनके पास जो इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था और खेती की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इरिगेशन बहुत ही अच्छा उनके पास व्यवस्था है और सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या इतनी वैरायटी में कोई, आप खुद सोचिए कि अगर इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो तो क्या अगर सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो इरिगेशन की, तो क्या आप इतने टाइप की वैरायटी की चीजें उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में जो है बिजली भी आ गई और बिजली से टरबाइन चलती है, उसी से पानी आता है और पानी सिंचाई होती है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन व्हील्स, एक सवाल आया था प्री में कि पर्शियन व्हील क्या है, तो पर्शियन व्हील एक पुराने टाइप का सिंचाई का एक इक्विपमेंट है, till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tube wells could irrigate, लोगों ने देखा है दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं, कुड इरिगेट मच, वो ज्यादा अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। टू ग्रो मोर देन, सॉरी इसको यहाँ ले चलते हैं, लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटलिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और इसीलिए जो गांव के किसान हैं उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने चालू कर दिए, क्योंकि उनको ज्यादा एरिया कवर करने को मिल रहा है, ज्यादा अच्छे से सिंचाई कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरिगेटेड, और इसकी व्यवस्था से 200 हेक्टेयर 1970 तक इरिगेट होता था। 1970 की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात तो अभी यहाँ पे उससे ज्यादा एरिया कवर होता होगा। अब नाउ ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब ये बॉक्स में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नॉट ऑल विलेजेस, सारे गांव में इरिगेशन की इतनी व्यवस्था नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, जो मतलब जो नदियों के आसपास के जो प्लेन को रिवराइन प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। उन इलाकों को छोड़ के जहां पे जो नदी के आसपास के इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे समंदर के आसपास के रीजन है, इन कंट्री आर वेल इरिगेटेड। उनको अच्छे से सिंचाई मिल जाती है, वेल इरिगेटेड है, अच्छी सिंचाई करी जाती है, क्योंकि उनको पानी मिल जाता है वहां पे। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation, और डेक्कन पठार, जो हमारा दक्कन का पठार है, वहां पे कम सिंचाई मिल पाती है, पानी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। Of the total cultivated area in country, a little less than 40% is irrigated even today. Of the total cultivated area, जितना टोटल सिंचाई का जो उत्पादन का खेती का जो इलाका है इन पूरे कंट्री में, a little less than 40% से कम ही इरिगेट होता है हर दिन। मतलब पूरा 100% नहीं है, 60 भी नहीं है, 40% ही इरिगेट हो पाता है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और जो मेजोरिटी ऑफ एरिया किस पर डिपेंडेंट है? बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तभी हमारे मानसून की इतनी इंपॉर्टेंस है कि मानसून आएगा तो ये होगा, मानसून आएगा तो ये बोएंगे, पानी इकट्ठा करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग की इशू का एक मेथड है पानी कंजर्व करने का। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब एक क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? एक जगह पे ऑन अ क्रॉप, ग्रो मोर देन अ क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा, एक फसल से ज्यादा एक ही जमीन के एक टुकड़े पे बोने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन प्लेस। सबसे प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है ये। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो पालमपुर में कम से कम लोग 2 से ज्यादा फसल करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 ईयर्स, और आलू उनकी तीसरी फसल के रूप में या फिर तीसरे फसल के रूप में वो करते हैं। ये वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने चीजें इसमें समझी। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या नेक्स्ट पेज पे क्या बोला हुआ है। ना इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, और चार्ट हमें ऐसे समझने हैं कि इन्होंने ये किसने पब्लिश किया है। सबसे पहले पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2018 की बात है, जो डेटा है ये, और कल्टिवेटेड एरिया दिखाया है ओवर द ईयर्स। देखिए 132 था, यहाँ 198 पहुंच गया 14-15 तक। उसके बाद, और ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड
फार्मर्स वेलफेयर। ये इनका डेटा है। नाउ अब समझते हैं कुछ चीजें इन्होंने हाईलाइट करी हैं जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्या जरूरी है कि हम सिंचाई के लिए जो जमीन है उसको बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे? नहीं सॉरी, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज, क्या बढ़ाना जरूरी है? वाई? यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। हम मल्टीपल क्रॉपिंग से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। ज्यादा यील्ड का मतलब ही उत्पादन ही होता है। ज्यादा उत्पादन के लिए दूसरी टेक्निक क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है मेंस पे, प्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यील्ड इज मेजर्ड एज, अब वो बता रहे हैं यील्ड का मतलब क्या है। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सेशन। मतलब एक सीजन में उस जितनी आपने बुआई करी उससे कितना प्रोडक्शन हुआ उसे यील्ड कहते हैं, एक सीजन में। टिल द मिड 1960 द सीड यूज इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। उन्होंने बोला कि 1960 तक जो उनके जो बीजों को यूज करके जो कल्टीवेशन और खेती होती थी वो ट्रेडिशनल से होती थी, जो कि कम थी, जिससे उत्पादन कम था, रिलेटिवली कम था। हाउएवर ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पुराने सीड हैं, जो बीज हैं, उनमें इरिगेशन या सिंचाई कम जरूरत पड़ती, पानी की कम जरूरत पड़ती है। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, जो गाय का गोबर है और जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर है, उसका यूज करके, और कम पानी की जरूरत पड़ती है पुराने बीजों में। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और ये सब उनको खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक आ गई है, उसके नुकसान भी हैं, वो समझते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960, 1960 तक का तो ये मामला था। 1960 में क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, हरित क्रांति। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, जिसमें उनको कहा गया कि आप गेहूं और चावल उगाइए, हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड्स दे रहे हैं हम आपको, और उससे आप गेहूं और चावल उगाइए। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, जो पुराने बीज थे उनकी कंपैरिजन में, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, उससे ज्यादा उत्पादन होता है एक ही पौधे पर। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स that was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticide to produce best results. में इसकी खराबी ये है कि इसमें ज्यादा पानी लगता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसमें डालने पड़ते हैं, जो पुराने बीजों में ऐसी समस्या नहीं थी। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके थोड़े नुकसान भी हैं, क्योंकि अब हर चीज किसान को खरीदनी पड़ती है। यहाँ एक चार्ट है जिसमें दिया हुआ है कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स क्या क्या है। पहला तो HYV सीड्स है, उसके बाद फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, डैम्स लगाए गए कि पानी की व्यवस्था अच्छी हो सके, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। कैनाल्स बनाए गए जिससे पानी मिले, पंप सेट लगाए गए जिससे पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी भी हमको चाहिए, और हम ये सारी चीजें मिलकर इरिगेशन में काम आती हैं, और इसकी वजह से प्रोडक्शन ऊंचा होता है, ज्यादा होता है। पर ट्रेडिशनल मेथड्स में ऐसा नहीं था, हर चीजें किसानों को खरीदनी नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब फटाफट इसको सम अप करते हैं। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। इरिगेशन, इसमें क्या जोड़ते हैं? HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब चाहिए तभी प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब आप समझिए कि पंजाब और हरियाणा, ये बोलते क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुई? क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उनकी खरीदने की कैपेसिटी थी। क्यों? सॉरी, माय मिस्टेक। जो क्वेश्चन ये है कि इन्हीं इलाकों के फार्मर्स ही ज्यादा ग्रोथ क्यों करें? इसलिए ग्रोथ करे क्योंकि उनको खरीदने की कैपेसिटी थी। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. उन्होंने जिनके पास पैसा था उन्होंने मशीन्स लगा लिए, अच्छे सीड्स ले लिए, टर्बाइंस लगा ली, ट्यूबवेल्स लगा लिए, और उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन किया। और वो इलाके कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है,
In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 km per hectare. और डेटा दे रहे हैं कि there was a large increase in production of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. और H5B के फायदे ये हुए कि इनके पास सरप्लस ज्यादा हो सका. जब सरप्लस ज्यादा होगा तो आप बेच भी ज्यादा पाओगे और कंजम्पशन आपके खाने के लिए भी ज्यादा अवेलेबल होगा. ठीक है. तो अभी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 3, विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन सस्टेन कर पाएगी? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. ये नेचुरल रिसोर्स है, इसका प्रयोग अच्छी तरीके से समझ के करना चाहिए. ठीक है. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. अब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लगाओगे, ज्यादा क्रॉप्स करोगे, पेस्टिसाइड ज्यादा डालोगे, केमिकल ज्यादा डालोगे, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी. ये कहने का मतलब है. इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब मैंने कहा जब केमिकल ज्यादा लगेगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती है. ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू अ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. इससे क्या होता है, और बराबर ग्राउंड वाटर का पानी हम लेके सिंचाई कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा लेवल है पानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे चला जाता है. तो वो यहां था, अब वो नीचे आ गया. ठीक है, ये भी एक पॉइंट है. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नुकसान है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं इस बुक में. अगर आप पढ़ते हो इस किताब को तो आपको फायदा मिलेगा. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. ये सालों में बनते हैं. Once destroyed, it is very difficult to restore them. और अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए उनको बनने में बहुत मुश्किल होती है, उस लेवल को अचीव करने में. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. अगर हमें अपने अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक रखना है तो हमें देखना होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो भी ठीक तरीके से हो. हम बिल्कुल एग्जॉस्ट ना करें रिसोर्सेज को. जैसे कि बात होती है कि हमारे आने वाले संतानें क्या दे, फ्यूचर जनरेशन की जो बात होती है वो इसी को लेकर के बात होती है. नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स करते क्या है, प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और पौधों को फटाफट मिल जाते हैं. बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन सॉइल फॉर लॉन्ग, पर वो मिट्टी में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते. ये उसकी प्रॉब्लम है. दिस मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. और सिर्फ यही नहीं, वो एस्केप कर जाते हैं, पानी की लेयर से सतह से नीचे जाकर के मिट्टी मिल जाते हैं और ग्राउंड वाटर जो मिट्टी जो जल है के लेवल तक चले जाते हैं और पानी को भी पोल्यूशन और गंदा कर देते हैं. रिवर्स एंड लेक्स, और यही पानी जाकर के नदियों और तालाबों मिलता है, वो पानी भी गंदा हो जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल. और जिससे जो बैक्टीरिया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वो समाप्त कर देते हैं. जो बैक्टीरिया अच्छे हैं उनको भी. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. इससे क्या होगा, एक समय के बाद जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो खत्म हो जाएगी, पानी भी गंदा हो जाएगा. सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी. और पानी जो है, जो पीने वाला पानी है वो भी खत्म हो जाएगा. ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी. द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज द हाईएस्ट कंट्री. द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज होता है पंजाब में. द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. इससे क्या होता है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है फर्टिलाइजर यूज करने से. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन राइजिंग वेरी फास्ट. जब बराबर ही आपकी फर्टिलाइजर लगाने से और H5B सीड्स लगाने से ही उत्पादन बढ़ रहा है, तो अब खर्चा भी तो बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ रही है. तो ये इस बात का प्रूफ है कि छोटा किसान अब सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. पॉइंट नंबर 4, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. जमीन कैसी बटी हुई है लोगों के बीच में. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव टू हैव सफिशिएंट लैंड. बराबर जमीन सबको नहीं मिली हुई है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है. इन पालमपुर अबाउट द 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. कितनी, 1/3 परिवारों के पास जमीन नहीं है. 150 परिवार ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ देम दलित, जो दलित है, हैव नो लैंड ऑफ कल्टीवेशन. मैंने पहले लाइन में लिखा हुआ था कि ऊंची जात और नीची जात का खेल यहाँ पे भी है, जिसकी वजह से 1/3 परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है.
आर लैंडलेस। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन, और जिनके पास जमीनें हैं वो कौन है? लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और जो जिनके पास जो है भी वो क्या है? 240 परिवार ऐसे हैं जो कल्टिवेट करते हैं और किसानी करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो छोटा छोटा प्लॉट है जमीन का, वो कितना है? जो एरिया है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, और जिनके पास जमीनें हैं उनके परिवारों में प्रॉपर इनकम नहीं आ पाती, क्योंकि 2 हेक्टेयर बहुत छोटा एरिया होता है और 2 हेक्टेयर से भी कम है, और इस वजह से उनके परिवारों में एडिक्वेट इनकम नहीं आती है। अब आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में उन्होंने दिखाया है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। देखिए कहीं बड़े बड़े आपके ये एरिया कटे हुए हैं, कहीं छोटे छोटे यहाँ पर है। ये जो है 2 हेक्टेयर से कम है, ये 2 हेक्टेयर से कम है, इनसे क्या होता होगा? तो ये उनको ये दिखाया जा रहा है। नाउ इन 1960 गोबिंद वाज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर एंड लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। इसमें लिखा है 1960 में गोबिंद वाज अ फार्मर, एक किसान था गोबिंद, उसका विद 2.25 हेक्टेयर जमीन के साथ, ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड, जो जिसके ऊपर सिंचाई नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोबिंद कल्टिवेटेड, अपने जो 3 पुत्रों के साथ वो उगाई करता, सॉरी उत्पादन करता था, किसानी करता था। दो दे डिडंट हैव लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ। ये बता रहे हैं कि उसका घर अच्छे से नहीं चलता, एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड 0.75 हेक्टेयर इन साइज, उसको और बांट दिया गया उन तीनों में आपस में। इवन विद इम्प्रूव इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग, क्योंकि जो एरिया इतना छोटा है उसमें अगर 3 भाग हम कर देंगे तो भी उनका सिंचाई के अच्छे ऑप्शन होने के बावजूद उत्पादन इतना अच्छा नहीं है। तो ये एक और प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से हमेशा लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है, क्वेश्चन आता है लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, लैंड रिफॉर्म से क्या होगा। अब एक नया क्वेश्चन चल रहा है कि एक समस्या चल रही है कि लोग किसानी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, किसानी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उन सब जगह लोग फेस करते हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स scattered अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, जो हमने ऊपर देखी। दे आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड मोर देन half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of the medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है वो कितने परिवार है? 60 परिवार है। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और बहुत से a few of the large farmers, जो बड़े किसान हैं, उनके पास जमीन कितनी है? 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन का पालमपुर में। अब आगे के चैप्टर में देखते हैं क्या है। एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, वर्क ऑन द फील्ड्स, वीट क्रॉप्स, प्लाउइंग बाय बुलक्स, sowing, spraying of insecticides, cultivation by traditional methods, cultivation by modern methods and cutting of crops। तो ये जो तरीका है ये मॉडर्न मेथड्स, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ मैं मिस्टेक, यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, प्लाविंग कर रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, यहाँ बुलक कार्ड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे कर रहा है दवा का, वो मशीन से है, यहाँ पे वो हाथ से कर रहा है। और यहाँ पे आप बुलक कार्ड्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सो कर रहे हैं, बुआई हो रही है हाथ से, और यहाँ पर जो हो रहा है वो आप जो जुताई कर रहे हैं वो बैलों से हो रही है। और यहाँ पे थ्रेशर्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे उनको और यहाँ पे बैलों का यूज हो रहा है कटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो इस पिक्चर समझ में आता है कि चीजें बदली हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव तो है ही पर नेगेटिव भी है। इन दिस पिक्चर अब ये इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेट एरिया एंड फार्मर्स। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये तो डिस्कशन के लिए है। इस जो ग्राफ 1.1 है ये प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2018 में इंडियन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो पहले इन्होंने डेटा लिया था। अभी क्या कह रहे हैं कि जो ये पिंक एरिया है ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। तो जो 2 हेक्टेयर से कम एरिया जिनके पास है वो कहलाते हैं मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। और मीडियम एंड सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जो उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है वो कहलाते हैं मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं, जिनका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो समझिए कि 85% लोग जो है मार्जिनल, जो कल्टिवेट एरिया है वो ज्यादातर हमारे जो
मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास कितना है 44.6%, 55.4 जो है वो बड़े किसान उनके पास है। और फार्मर्स जो है नंबर ऑफ फार्मर्स 85% वो लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, वो लोग फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। और 15% ऐसे लोग हैं, ऐसे जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का जमीन है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। जरा मैं इसको फटाफट रफ कर देती हूँ। ओके, नाउ अब इसमें चलते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, हु विल अब देखना हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन देगा जब किसानी इतनी अनडिस्ट्रीब्यूशन जमीन इतना डिस्ट्रीब्यूशन में फंसा हुआ है, तो कौन लेबर देगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। Small farmers along with their family cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर लैंड। और अब पॉइंट क्या है, जो ये छोटे जो सीमांत किसान को बोला जाता है, यही जाकर के इन बड़े किसानों के यहाँ एज ए लेबर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी छोटी जमीन में इतनी उपज होती ही नहीं है जिससे उनका काम चल सके, तो वो अपने खेतों में जुताई बुआई करने के अलावा इन बड़े किसानों के यहाँ जाकर भी काम करते हैं। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जैसे मैंने कहा। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर, लेकिन जो काम तो वो करते हैं लेकिन उनका उस जमीन पे कोई राइट नहीं होता, ठीक है, कोई राइट नहीं होता, जिसकी वजह से उनका इशू उत्पादन का इशू बना रहता है। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, उनको वेजेस मिलती है, दिहाड़ी मिलती है बाय द फार्मर्स हु आर होम दे वर्क, जिनके लिए वो काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड, crop etc. Sometimes laborers get meals also. Wages were tied widely from region to region. और कभी जरूरी नहीं कि वेतन मिले, कभी कभी उनको फसल मिलती है, कभी कुछ खाने को कैश इन काइंड भी हो जाता है, कभी कभी कुछ खाने को मिल जाता है। वेजेस वेरीड वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म टू एक्टिविटी टू अनदर, और ये इनका चलता रहता है। और उनकी जो क्रॉप टू क्रॉप उनका जो है डाइवर्जन बना रहता है, कभी वो बुआई में चले जाते हैं, कभी वो कटाई में चले, हार्वेस्ट में करने चले जाते हैं। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी अनइवन होता है। जैसे कि एमजी नरेगा में अभी आपने आज न्यूज पढ़ी होगी कि अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक हो गई है और उनका जो पेमेंट है वो भी डिले हुआ है, पेमेंट जो आपके जो वेजेस मिलते हैं उसमें डिले हुआ है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो समझिए जब यहाँ पे इतनी अनइवन स्टाइल है, सिस्टम है, तो एमजी नरेगा में तो पॉसिबिलिटी बनी सकती है। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो ये अनइवन है, कभी पूरा साल, कभी कुछ दिन, कभी कुछ महीने। Dala is a landless farm laborer who work on daily wages in Palampur. This meant he must regularly look for work. उसको बराबर काम के लिए, इस बंदे की बात हो रही है, डाला की बात हो रही है, उसको बराबर काम के लिए घूमना पड़ता है। The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹300 per day. जो सरकार ने तय किया है फार्म लेबरर्स के लिए वो 300 रुपए प्रतिदिन है। 2019 में मार्च का डेटा है, बट डाला गेट्स ओनली 160। अब देखिए 300 तय है लेकिन 160 मिलता है, और वहां पे आप जाके किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसको काम करना है, उसको अपना घर चलाना है, ही कांट फाइट। Heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. क्योंकि बहुत कंपटीशन है वहां पर, इसलिए लोग कम वेज में दिहाड़ी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर, इसका उस बॉक्स में डिस्कशन है। नाउ पॉइंट नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट भी है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल कितनी चाहिए काम करने के लिए? यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब क्योंकि जब मेथड्स बदल गए हैं तो पैसा भी ज्यादा चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, उनको पैसा लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है बड़े किसानों से, अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें लेंडर्स, उधार देने वाले भी आ गए, मनी लेंडर्स भी आ गए, ट्रेडर्स भी आ गए, जो सामान देते हैं उधारी पे देते हैं, उनका और शोषण इस तरह से वो कर पाते हैं छोटे किसानों का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन such लोन इज वेरी हाई, दे आर पुट टू गेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उनको, और इंटरेस्ट लेवल अभी आगे हमने पढ़ा नहीं है, इंटरेस्ट लेवल तो इतना ज्यादा होता है जो अनएथिकल है, और वो बेचारे इस सिस्टम में, इस ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो आज हम अभी तक का डिस्कशन हम यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस